नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज बात करेंगे अमेरिका की, भारत की और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की भी। दरअसल दुनिया के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता सवालों में है। बता दें आपको कि जिस तरह से ट्रंप कभी कोई बेतुका दावा करते हैं और फिर अपनी बात से पलट जाते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए युद्ध विराम को लेकर एक चौंकाने वाला यू टर्न लिया है। बता दें आपको कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की देश में तीखी आलोचना हो रही है। खास तौर पर उन्होंने जिस तरह सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की, उन्होंने दावा किया था कि उनके प्रशासन ने दोनों देशों के बीच तत्काल और स्थायी युद्ध विराम कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अब उनका कहना है कि मैंने जंग नहीं रुकवाई, पर मैंने दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में मदद की है। इस बयान ने भारत और पाकिस्तान तनाव और अमेरिकी मध्यस्थता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बता दें आपको, हालांकि पिछले सप्ताह ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा था कि उनके प्रशासन ने परमाणु युद्ध को रोकने में मदद की है। हालांकि भारत ने इस बात को खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं हुई है और ये मामला दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से हल किया गया। भारत को अपना दोस्त बताने वाले ट्रंप भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की से हथियारों का सौदा कर रहे हैं। ऐसे समय में जब तुर्की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य मदद को लेकर बेनकाब हो चुका है, अब अमेरिका तुर्की को मध्यम दूरी की हवा सेवा, जी हां, हवा से हवा में मार करने वाली अमेरिकी मिसाइल बेच रहा है। इतना ही नहीं, आर्थिक मोर्चों पर भी ट्रंप दोस्त के भेष में दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। बता दें कि भारत पर हाई टैरिफ थोपने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भारत में प्रोडक्शन बंद करने को कहा है। कंपनी चाइना प्लस वन नीति के तहत भारत में आक्रामक तरीके से अपना विस्तार कर रही थी, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार में थोड़ी नरमी आने से एप्पल भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना पर दोबारा विचार कर रहा था। और ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अमेरिका के बाजार के लिए भारत में आईफोन बनाने की विशेष योजना को फिलहाल रोक दिया है। तो बता दें आपको कि आर्थिक मोर्चों पर भी ट्रंप दोस्त के भेष में दुश्मन नजर आ रहे हैं। दरअसल इस तरह का ही वो व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत पर हाई टैरिफ थोपने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भारत में प्रोडक्शन बंद करने को कहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि वाकई अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक बड़ा सवाल है, क्या भरोसेमंद है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति विश्वसनीयता सवालों के घेरे में इस वक्त जो नजर आ रही है वो वाकई सही है? उन पर विश्वास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? कितने विश्वसनीय है ट्रंप? इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर अरुण कुमार जी आपके साथ ही करते हैं। सर, किस तरह से आप इस पूरे मसले को देखते हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति रही, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ऐसे में जो अमेरिका का रवैया है, भारत को क्या आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए है? क्या एक दोस्त के भेष में दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है इस वक्त अमेरिका? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें एक हिस्टोरिकल व्यू लेना पड़ेगा। हाँ। हिस्टोरिकल व्यू ये है कि अमेरिका काफी लेवल पे वहाँ पे जो अच्छे जॉब्स थे
वो पिछले 10-15 साल में वहां से जाते रहे हैं। हम्म। और इसीलिए आज नहीं, ट्रम्प साहब पहले से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से अच्छे जो नौकरी हैं वो चीन चले जा रहे हैं, मेक्सिको चले जा रहे हैं, भारत चले जा रहे हैं। और ये उनका मुद्दा रहा पहले। उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को वापस लाएंगे। डिट्रॉइट में रस्ट बेल्ट हो गया था, पिट्सबर्ग में रस्ट बेल्ट को कहा जाता था कि यहाँ से जो अच्छे जॉब्स हैं वो चले गए और जो अमेरिकन वर्कर है उसको सस्ते सर्विसेज के जॉब करने पड़ रहे हैं। तो ये उनका प्रॉमिस। और इसीलिए आपने देखा इलेक्शन में जब ब्लू कॉलर वर्कर ने भी ट्रम्प का साथ दिया, क्योंकि ब्लू कॉलर वर्कर को लग रहा था कि अच्छी नौकरी वापस आएगी। तो ये उनका पुराना रवैया रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप वापस लाओ। और इसीलिए आपने देखा मार-आ-लागो में अपने इलेक्शन के बाद और ओथ के पहले उन्होंने सारे बिलियनर्स को इकट्ठा किया। वहां पे सब जगह से बिलियनर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। और इसीलिए आप ये देखें कि अभी एप्पल ने जो भारत में इतना बड़ा जो कारोबार शुरू किया चाइना प्लस वन के तहत, अब वो जो कुक को कह रहे हैं कि भाई आप अमेरिका में प्रोडक्शन करो। और सवाल उठता है अमेरिका में कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं वो, क्योंकि वहां पे जो मिनिमम वेज है वो $7.25 प्रति घंटा है ना। और चीन में जो है वो $1.25 प्रति घंटा है। और हमारे यहाँ तो उससे भी कम है। वहां पे जो एवरेज वर्कर है वो एक दिन में 12-14 हजार रुपए कमा लेता है, हमारे यहाँ वो एक महीने में कमाता है। तो इसलिए अगर अमेरिका में वापस प्रोडक्शन लाना है तो उनको हाई टैरिफ चाहिए, इसीलिए वो हाई टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये एक सोची समझी उनकी रणनीति है कि हम जो अच्छे अच्छे जो जॉब्स है वो वापस लाएंगे। लेकिन ये कैपिटलिज्म का क्राइसिस है कि अगर सेम टेक्नोलॉजी में भारत में उत्पादन होता है और अमेरिका में उत्पादन होता है तो हमारे यहाँ लेबर का जो कॉस्ट 1/30 है, मतलब वहां से 3% ही उनका कॉस्ट है, तो हमारा उत्पादन सस्ता होगा। तो वो जानते हैं कि ये उत्पादन यहाँ होगा, इसीलिए वो दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप अमेरिका में प्रोडक्शन करो, हम हाई टैरिफ देके आपको प्रोटेक्शन देंगे। पर इससे सारी दुनिया का ट्रेड जो डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे सारी दुनिया में जो रिसेशन आने का खतरा है। क्योंकि अगर अमेरिका हाई टैरिफ लगाएगा तो वहां पे जो प्राइसेस वो बढ़ जाएंगे। जब वहां पे दाम बढ़ जाएंगे तो जो उससे जो रिसेशन वहां आएगा उसका असर दुनिया पे पड़ेगा। और बाकी देशों से जब ट्रेड कम होगा तो उसका असर भी जो रिसेशन जो दुनिया में फैलने का खतरा है। तो अभी हालांकि चीन और अमेरिका के बीच में कुछ समझौता हुआ और जो 145 और 125% का जो उन्होंने टैरिफ लगाया था उसको कम किया 115% से, तो 30% और 10% कर दिया। लेकिन 30% जो उन्होंने किया है उस पे भी तो वहां पे दाम बढ़ेंगे जी। जो $100 की चीज बिकती थी वो अब 130 की हो जाएगी। बिल्कुल। तो दाम तो बढ़ेंगे। हो सकता है $5 वो एब्जॉर्ब कर ले मार्जिन, तो फिर भी $125 में बिकेगा। तो यानी कि रिसेशन का खतरा अभी गया नहीं है और नेगोशिएशन चल रहा है। इतने बीच में उन्होंने भारत का भी एक खोल दिया कि यहाँ पे जो वो अपना बार बार चीजें कह रहे हैं भारत को। वो तो भारत को कहते हैं टैरिफ किंग, कितनी बार कह चुके हैं पिछले जो आप देखें 10 दिनों में ही कह चुके हैं ट्रेड के बारे में। और कहा जा रहा है कि जब भारत तो जो कर रहा है, अब कह रहे हैं 0-0 भारत एग्री कर गया। अभी ऐसा नेगोशिएशन हुआ भी नहीं है। हाँ। वो 0-0 की बात कर रहे हैं। जी। और हमारा कृषि में हम 0 कैसे कर सकते हैं? हमारा कृषक कंपटीशन नहीं कर सकता है। हमारा जो एवरेज कृषक है वो तो 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाता, जबकि अमेरिका में 26 लाख रुपए की एक सब्सिडी मिलती है एक एवरेज किसान को। तो एक तरफ 26 लाख रुपए की सब्सिडी है और दूसरी तरफ उसकी 2 लाख की, तो कंपटीशन नहीं हो सकता। हम 0 टैरिफ एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं, वो बार बार कहते हैं कि हमारा एप्पल नहीं बिक रहा, हमारा पिस्ता नहीं बिक रहा। और वो हार्ले डेविडसन की बात छोड़ देते हैं। अरे हार्ले डेविडसन कितनी बिक रही है? तो वो एक नेगोशिएटर हैं, वो दबाव डाल रहे हैं जबरदस्त। और अभी पीयूष गोयल जी वहां गए हुए हैं नेगोशिएट करने। अभी नेगोशिएशन हुआ भी नहीं है और वो जब अपनी जब बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो तो नेगोशिएशन के तहत होता है। लेकिन वो लगता है नेगोशिएशन को भी मानते नहीं है। अभी जो टैरिफ है वो तो WTO में हम लोगों ने जो नेगोशिएट करके निकाले थे, 20 साल के नेगोशिएशन हुए थे। तो जो टैरिफ अभी लगे हुए हैं जिसको वो नकार रहे हैं, वो तो उनके साथ नेगोशिएट, अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके किए, जिसमें उन्होंने हमें टैरिफ कुछ अलाउ किया और हमने उनको कंसेशन दिया ट्रिप्स में तरह तरह के जो सर्विसेज के इंपोर्ट में वगैरह। तो हमने भी कंसेशन दिया, उन्होंने भी कंसेशन दिया, लेकिन उसको मान नहीं रहे वो। अब अपना दबाव डाल रहे हैं। तो यानी कि एक हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म सामने आ रहा है। और जो भी देश उनको नेगोशिएट सिंगली कर रहा है, जैसे यूके का सबसे पहले ट्रेड नेगोशिएशन हुआ, उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन उसमें आप देखिए उन्होंने, अमेरिका ने जो कंसेशन दिया है सिर्फ 100 कमोडिटीज में, और जो ब्रिटेन ने कंसेशन दिया है 2500 कमोडिटीज में। यानी कि जो एक तरफा नेगोशिएशन हुआ।
तो जहां पे कि जैसे चाइना है वो फर्मली खड़ा रहा तो नेगोशिएट करना पड़ा, लेकिन बाकी और देशों में जहां पे वो सिंगली नेगोशिएट हो रहा है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। जी। कनाडा भी फर्मली खड़ा रहा तो कनाडा भी नहीं कंसीड कर रहा। हम्म। हमें भी एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। हम्म। आज अगर हम फर्म स्टैंड नहीं लेंगे तो हमें फिर दबा देंगे हम्म। और हम्म। फिर हमसे कंपटीशन लेते चले जाएंगे। हम्म। तो इसलिए हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम अपना इंटरेस्ट खुद डिसाइड करें कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उस पर नेगोशिएशन हो। ठीक है। संजीव जी, इस तनाव की स्थिति से हमने क्या सीखा? सर, अमेरिका जिस पर हम भरोसा कर रहे थे या अपना दोस्त बता रहे थे, क्या वो दोस्त निकला? पहली बात। जो अभी फिलहाल गतिविधियां देखी जा रही है, चाहे पाकिस्तान को लोन दिलाने में अमेरिका की भूमिका हो, या फिर तुर्की को जो हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, उसको हथियार देने की बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। ट्रंप ने एप्पल से भारत में प्रोडक्शन बंद करने को कहा है। अब सीज फायर के लिए पहले ही ऐलान कर दिया ट्रंप ने, उसके बाद में आके कह रहे हैं कि हमने तो जी मदद की थी, मध्यस्थता नहीं की। ये जो है ये इमेच्योरिटी तो दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या कुछ दिखा रहा है ये, संजीव जी? देखिए नेहा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हाँ। ये एक पार्टनरशिप है, कोट अनकोट पार्टनरशिप है, ये अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और भारत और अमेरिका के बीच में जो भी संबंध है उसमें भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का इस्तेमाल करता है। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी विदेश नीति का अभिन्न अंग है, रक्षा नीति का भी अभिन्न अंग है, आर्थिक नीति का भी अभिन्न अंग है कि हम अपने राष्ट्र के जो निर्णय हैं वो अपने खुद के अनुसार करेंगे, किसी के डिक्टेशंस के आधार पर नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं करेंगे, और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को हम बना करके चलते हैं। और ये जो भारत का अप्रोच है वो शीत युद्ध के समय में भी आप डे वन से देखिए, तो हम एक नॉन अलाइंड नेशन के तौर पर रहे और उस समय भी हमने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता एक्सरसाइज की। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में हम किसी कैंप में शामिल नहीं हुए, हम एक स्वतंत्र रूप से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाते हुए आगे बढ़ते रहे और हमने कहा कि हम किसी कैंप में से नहीं शामिल होंगे। गुटनिरपेक्ष जो देश थे उसका तो भारत एक लीडर के तौर पर रहा। और जब अब हम पोस्ट कोल्ड वॉर और 21वीं सदी के अब तीसरे दशक में है, 25 वर्ष 21वीं सदी के बीत चुके हैं, तो ऐसे में भी हमारी जो अभी भी जो रणनीतिक स्वायत्तता की जो नीति है वो लगातार बनी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है, टिम कुक को उन्होंने जो बात रखी है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बहुत इंसाइटफुली बताया कि वो एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत उन्होंने ऐसा बयान दिया है और वो ये चाहते हैं कि जो है भारत को इस ट्रेड के नेगोशिएशंस में और अधिक प्रेशर में डाला जाए और अधिक से अधिक अपने लिए जो है पॉइंट गेन किए जाए, डॉलर्स गेन किए जाए। और मैं और भी कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि जो विदेश नीति होती है वो अल्ट्रुइस्टिक नहीं होती। सभी राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों को परस्यू करते हैं, उसे ही सर्वोपरि रख करके चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका फर्स्ट की बातें करते हैं और वो तो एक बहुत ज्यादा प्रखर राष्ट्रवादी नहीं, लेकिन सर जब हम बात करते हैं दोस्ती की, कि कम से कम उतना तो साथ मिलेगा ना अमेरिका का जितना भारत देता हुआ आया है हमेशा से। लेकिन वो साथ यहाँ पर भारत के साथ नहीं दिखा, भले ही पाकिस्तान के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा हो, लेकिन भारत के साथ वो संजीव जी नहीं दिखा। नहीं, देखिए मैं मानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के जो रेटोरिक्स हैं, जो उनकी जो बड़बोलापन भी है, बड़बोलेपन के लिए भी वो जाने जाते हैं, बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, कहते हैं। और एक बार हम इस बात को जानते हैं कि वो पूरे जीवन में बिजनेसमैन रहे हैं, डील्स ओवर डील्स की हैं। और जैसा कि उन्होंने अपनी किताब भी लिख डाली द आर्ट ऑफ डील, उसमें किस तरीके के पुल्स एंड प्रेशर किए जाते हैं, कैसे साइकोलॉजिकल तरीके से जो है
जो भी डील करने वाला है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की वर्किंग स्टाइल है। उनकी जो रेटोरिक में अभी बहुत ज्यादा उसको गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए, और जो सब्सटेंस में क्या कह रहे हैं उसको हमें समझना चाहिए। और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग फिर से वापस लौटे, जी। और अमेरिका में जो सप्लाई चेन्स हैं जो विदेशों में जाकर के अमेरिका ने स्वयं स्थापित की थी, और उन्हें चीप लेबर भी मिल रहा था, रिसोर्सेस मिल रहे थे, सब हाँ। कुछ मिल रहा था, उसका बड़ा फायदा अमेरिका कंपनी ने उठाया है। लेकिन ठीक है। अब जब वो देख रहे हैं कि चाइना तो नंबर 2 इकोनॉमी बन गया, हाँ। भारत भी अब तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो कंपनी वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएंगी, क्योंकि वहां पर तो लेबर बहुत कॉस्ट उसकी जैसे हाई है, जैसे वेजेस की बात प्रोफेसर साहब ने कही कि वो तो हाई है, तो कैसे तो फिर वो मैनेज करेंगे। तो ऐसे में कहना बहुत आसान है कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, वापस आ जाइए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो कंपनीज हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो और बड़ी फर्म्स हो, उनके लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होने जा रहा है कि वो अमेरिका में वापस ठीक है। लौट के आ जाए, और फिर अमेरिका को ठीक है ऐसा ही सर, लाभ ठीक है, मिलता ठीक है जैसा सर, मैं लौटती हूँ। अभी अरुण जी का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। सर देखिए, भारत को इस तनावपूर्ण माहौल के बाद क्या मिला? जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद जो तनावपूर्ण हालात हुए, उसके बाद क्या मिला भारत को सर? क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ भारत पर थोप दिया, अमेरिका को अपना फ़ायदा हो गया। टर्की को जो हथियार बेच रहा है, वहाँ अपना फ़ायदा उसने देख लिया। हर तरफ से अपना फ़ायदा हर देश देख रहा है, लेकिन भारत को क्या मिला? और अर्थव्यवस्था के तौर पर ये कितना नुकसानदायक आप समझते हैं, जो हाई टैरिफ की बात की जा रही है अमेरिका के जरिए? देखिए, युद्ध रुकना अपने आप में एक बहुत ही जरूरी चीज थी, जी। क्योंकि युद्ध से सभी को नुकसान होने वाला था। भारत को भी, पाकिस्तान को भी। हमें कम नुकसान, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से 10 गुना बड़ी है, तो इसलिए हमारे ऊपर इतना असर नहीं पड़ा, पर हमारे ऊपर भी असर पड़ता। और खासकर अगर ये जो खतरा था न्यूक्लियर वॉर का, तब तो तबाही हो जाती। तो इसलिए ये युद्ध रुकना तो अपने आप में अच्छा है। लेकिन जो अमेरिका है, देखिए, वो टर्की तो नेटो का हिस्सा है, उसके साथ नेटो के जो संबंध हैं, तो वो वहां पे तो आर्म्स डील वगैरह करेगा ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रास्ता ट्रंप साहब ले रहे हैं, उसमें समाधान नहीं है अमेरिका की समस्या का। वो चाहते हैं कि जो सारा जो इकोनॉमी जो उनकी है, वो जो दोबारा से पलट जाए, वहां पे जॉब्स आ जाएं। पर जॉब्स कैसे आएंगे? खासकर जो WTO में नेगोशिएशन हुआ, उसमें हाई टेक्नोलॉजी की तो उनके पास है, लेकिन इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी उन्होंने दे दिया। वो चाइना में प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है, बाकी जगह भी प्रोडक्शन हो रहा है। उसको वापस लाने के लिए अमेरिका को बहुत हाई टैरिफ लगाने पड़ेंगे, 30-40%। अभी टचवुड सिर्फ 10% टैरिफ लगा है हमारे ऊपर, लेकिन वो तो कोशिश में है कि 27% हो जाए वो टैरिफ, और जो चीन के ऊपर 34% हो जाए, और वियतनाम पे तो 46% की बात कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां वो प्रोटेक्शन देंगे। तो इसलिए जो टैरिफ्स हैं, ये रेसिप्रोसिटी नहीं है, ये एक्चुअली प्रोटेक्शनिज्म है, जिससे कि वहां पे जो कंपनियां जब वापस जाएं तो वो उत्पादन कर सके। लेकिन जब वो करेंगी तो उससे उनका समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएगा। अभी तो हम लोग सस्ता माल उनको सप्लाई कर रहे हैं, उनके वर्कर्स को, उनके सिटीजन को हमारा सस्ता माल मिल रहा है, और जब वहां पे मैन्युफैक्चर होगा और महंगा होगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएगा। तो अभी अमेरिका हैज बीन लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, मतलब जितना उनका साधन है उससे ज्यादा, क्योंकि हम लोग सस्ती चीजें दे रहे हैं उनको। ये ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने जो लोगों पे जो आघात कर रहे हैं, और इसका बुरा असर इस बार दिखने वाला है। क्योंकि अभी तो जो उनका जो फर्स्ट क्वार्टर में 0.3% की गिरावट हुई, लेकिन जैसे ही टैरिफ्स का असर पता लगेगा तो गिरावट और हो जाएगी, और रिसेशन और तेज हो जाएगा। जब रिसेशन तेज हो जाएगा तो जो ट्रंप साहब को जो पॉलिटिकली भी नुकसान होगा। अभी 1.5 साल में वहां पे सेनेट के और कांग्रेस के इलेक्शन आने वाले हैं, और उसमें जो अगर दाम बढ़ गए और जो जॉब नहीं हुए तो जो वहां पे उनकी जो हार हो जाएगी। और जब एक बार हार होगी तो देखिएगा कांग्रेस में ही सबका ऑपोजिशन होगा। अभी भी कांग्रेस में और जुडिशरी में ऑपोजिशन हो रहा है ट्रंप साहब की नीतियों का। कई केसेस में जो उन्होंने जो पॉलिसीज अनाउंस की है, कोर्ट्स ने इंटरवीन किया है, वहां पे कई स्टेट्स ने इंटरवीन किया कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते। ये पावर कांग्रेस की पावर है, ये प्रेसिडेंट की पावर नहीं है। लेकिन उन्होंने इमरजेंसी घोषित करके जो वहां पे कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो चैलेंज कर रहे हैं कई स्टेट्स की आप नहीं कर सकते ये। तो अंदर अमेरिका के अंदर जो उसमें होगा, और अमेरिका के जो सबसे क्लोज पार्टनर्स है, ट्रेड पार्टनर्स, कनाडा हो गया, EU हो गया, वहां पे उनका ऑपोजिशन हो रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब ये नीति बहुत ज्यादा आगे बढ़ा पाएंगे, और परेशानी अमेरिका को इतनी होगी कि उनको रिवर्स करना पड़ेगा।
अगर ये आप देखें कि भारत, चाइना और जो ईयू और मेक्सिको और कनाडा हम लोग अड़ जाएं तो 2-3 महीने के अंदर ट्रम्प साहब को ये सारी नीतियां वापस करनी पड़ेंगी जो ये हाँ। हाई टैरिफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग को भी जो एकदम दृढ़ निश्चय होके और जो ये सारा जो अपोज करना चाहिए, जिससे कि जो ट्रम्प साहब को रिवर्स करनी पड़े पॉलिसी, तो जाके दुनिया में फिर जब मल्टीलैटरल ट्रेडिंग होगा। अभी तो बायलैटरल कर रहे हैं कि हर एक से अलग अलग नेगोशिएट कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि हर एक को अलग अलग तोड़ के कंसेशन ले लें, जैसे कि उन्होंने यूके से बहुत सारे कंसेशन ले लिए हैं। तो ये अगर हम लोग साथ रहेंगे तो कंसेशन नहीं ले पाएंगे, रिवर्स कर देंगे, सबका भला हो जाएगा। जी ठीक है संजीव जी, देखिए हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था अमेरिका में, आपको याद होगा सर। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और खुलकर समर्थन करते हैं ट्रम्प का। उस वक्त चुनाव भी होने वाले थे, कुछ ही वक्त बाद चुनाव भी थे। ऐसे में इस तरह की स्थिति भारत की, लेकिन खुलकर समर्थन अमेरिका का ना होना। हालांकि आपने पहले कहा कि देखिए हर कंट्री अपना हित देखती है और अमेरिका भी अमेरिकन फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए एक प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं, यानी कि दूसरी पार्टी से तो वो कहीं ना कहीं उनके तो एंटी हो गए। आप एक शख्स का समर्थन कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जब सबकी निगाहें उस कार्यक्रम पर थी, पूरे विश्व की निगाहें उस खास कार्यक्रम में, आप कहते हैं आपकी बात ट्रम्प सरकार, नारा लगवा देते हैं। और जब इस तरह की स्थिति आपके साथ आती है भारत में, तो ट्रम्प वहाँ नजर नहीं आते, जबकि अब तो उनका शासन है। आप इतनी दोस्ती की बात कर रहे थे, तो क्या नहीं लगता कि चीजें और बेहतर हो सकती थी? नहीं नेहा जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो शब्द थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, हाँ। जैसा उन्होंने कहा, वो एक हाउडी मोदी इवेंट में एक दोस्ती भरे लहजे में उन्होंने बात कह दी। इसको बहुत हमें बहुत ज्यादा इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाकर के नहीं देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके लिए कोई कैंपेन इत्यादि किया है। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ऐसा आशय था। और जैसे उसके बाद तो चुनाव थे, उसके बाद तो चुनाव थे संजीव जी, अगर आपको याद हो तो उसके कुछ ही वक्त बाद चुनाव भी होने थे। नहीं, वो ठीक था, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट थी, उसका अमेरिका के चुनावों से कोई लेना देना नहीं था। और उस बात को उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार जो यात्रा की, इस बार भी चुनाव की पहले यात्रा की थी, और इस बार उन्होंने उस सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए और जो अनेक तरीके के जो आलोचनाएं इत्यादि की जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, तो उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए ना तो वो ट्रम्प से मिले, ना तो वो कमला हैरिस से मिले। इस बात को भी आपने नोटिस किया होगा। ये तो 2016 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस बार का इलेक्शन हुआ, उसमें वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चुनाव के पहले अमेरिका की यात्रा की, लेकिन उन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। कमला हैरिस जबकि उपराष्ट्रपति थी और उनसे तो मिल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए दोनों से न मिलने का फैसला किया। और वो एक ऑफिशियल विजिट को ही उन्होंने रखा, और मेरा मानना है कि तब भी की विजिट ऑफिशियल थी और आज की विजिट भी इस बार की भी ऑफिशियली रखा है। इतना कहने के बाद दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ये जो एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी है, वो सस्टेन नहीं कर सकते। और मेरा असेसमेंट के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो वर्किंग स्टाइल यह है कि वो एक एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी को इम्पोज करके राष्ट्रों को नेगोशिएटिंग टेबल पर डालना चाहते हैं, उनके साथ डील्स करना चाहते हैं, बायलैटरल डील्स कर रहे हैं। क्योंकि मल्टीलैटरल लेवल पर जो मल्टीलैटरल लेवल पर इस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई ऐसा कोई एक ग्रुप नहीं है, कोई एक ऐसी सॉलिडारिटी नहीं दिखती है की वजह से ये जो पूरा जो सिचुएशन है उसको एक यूनाइटेड रिस्पांस मिल सके। भारत ने इसके बारे में एक बड़ी सूझबूझ के साथ कार्य किया। सिर्फ एक ही राष्ट्र जितने कि इसको रिटेलिएट करने का कार्य किया वो था चाइना, और चाइना के ऊपर जब रिटेलिएट किया तो उन्होंने टैरिफ को और अधिक बढ़ा दिया, फिर चाइना ने और बढ़ाया और 145 और 125 तक का ये स्तर पहुंच गया। लेकिन अब आप देखिए तो चाइना के साथ भी उन्होंने अब वो नेगोशिएशन शुरू हो गए हैं और अब वो 30% और 10% पर ले आए हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का मेरे असेसमेंट के मुताबिक इस पूरे एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी को बहुत सस्टेन करने का कोई इरादा नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उसको सस्टेन वो कर भी पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने दशकों से कोई स्ट्रक्चर
क्रिएट किए हैं कि सप्लाई चेन्स को बाहर भेज देना, जो और जो हाई टेक्नोलॉजी को छोड़ के अन्य जो स्तर की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको बाहर शिफ्ट कर देना और एक चीप लेवल का इस्तेमाल करना, उसको फिर से इतनी जल्द समय में तुरंत वापस लाना मुझे नहीं लगता संभव होने जा रहा है। और तो वो भी एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इरिवर्सिबल है, आपको दूसरों के राष्ट्रों पर निर्भर रहना ही होगा। और तो ऐसे में ये जो उनका जो प्रयास है अधिक से अधिक डील्स करके और बायलैटरल तरीके के नेगोशिएट करके अमेरिका की जो टैरिफ जो ट्रेड के जो इम्बैलेंसेस है उसको कम करने का है और अधिक से अधिक डॉलर कमाने का। लेकिन एक बात अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो रोबस्ट है और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तरीके के जो एक असर्टिव रुख की वजह से या समटाइम वो कैजुअल रिमार्क्स भी दे देते हैं उसकी वजह से भारत और अमेरिका की जो एक फाउंडेशन है जो इस रिलेशनशिप का, हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां, उस पर कोई असर पड़ने जा रहा है। मैं यदि प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूँ तो भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है और वो इस सदी की 21वीं सदी की जो पूरी स्ट्रेटेजिक जो सिनारियोज हैं उसको डिफाइन करने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।